इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली से खबर है जहां कांग्रेस और एनसीपी की अहम मीटिंग जारी है। महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने को लेकर दोनों पार्टियों के सीनियर लीडरान इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर सियासी सरगर्मियां दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। कल भी एनसीपी सदर शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक कोई ना कोई खबर महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर आ सकती है। इस बीच आज दिन में शरद पवार की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तकरीबन 40 मिनट की बातचीत हुई है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखना यह है कि शिवसेना का सीएम का ख्वाब पूरा होता है या फिर नहीं। चलिए मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, काफी अहम माना जा रहा है कांग्रेस और एनसीपी की इस मीटिंग को, इस बैठक को। ये तय करेगा कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ तफसीलात? लगातार दिल्ली में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अलग अलग बैठकें होती रही हैं, चाहे वो हम कांग्रेस के बड़े नेता आलाकमान और शरद पवार की मुलाकात की बात करें या फिर शरद पवार और पीएम की मुलाकात जो आज हुई है पार्लियामेंट में उसकी बात करें, या फिर अभी जो बैठक चल रही है कांग्रेस एनसीपी के नेताओं की, सभी बैठकें कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना लगातार ये कोशिश कर रही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए, या यूं कहें कि अलग अलग बैठकें करके ये कोशिश की जा रही है तीनों पार्टियों की तरफ से कि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार बनाई जा सके, तीनों पार्टियों की मिली जुली, जिसमें एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, एक कांग्रेस की तरफ से और दूसरे एनसीपी की तरफ से। ये तमाम जो खबरें हैं ये सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है, लेकिन हिना पुख्ता तौर पर अब भी कोई सहमति होती दिखाई नहीं दे रही है। इतनी बैठकों के बाद भी ऑन रिकॉर्ड किसी भी नेता ने सरकार बनाने को लेकर कोई भी बात मीडिया के सामने नहीं रखी है। हालांकि अंदर खाने ये बताया जा रहा है कि तीनों पार्टियों में आपसी तालमेल हो चुका है, तीनों पार्टियों ने आपस में बातचीत करके फैसला ले लिया है। यहाँ तक कि संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता है और दिल्ली में पार्टी की राय रखते हैं हमेशा, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार जो है वो बना लिया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनेगी। मंत्रियों का किस तरह से बंटवारा होगा, कितने मंत्री किस पार्टी से होंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है एनसीपी और कांग्रेस की, हिना, इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो कांग्रेस और एनसीपी ने तैयार किया है मसौदा, उस पर चर्चा हो रही है। और बताया जा रहा है कि जब दोनों ही पार्टियों की सहमति हो जाएगी तो वो मसौदा शिवसेना के साथ शेयर किया जाएगा। एक खबर ये भी निकल कर आ रही है हिना कि कल सीएम से कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी पार्टी के नेताओं का एक डेलीगेशन पीएम मोदी से मुलाकात कर सकता है, उनसे समय मांग सकता है किसान के मुद्दे पर लेकर, जिस पर आज शरद पवार ने भी मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो अब दिल्ली शिफ्ट होती जा रही है और ये माना जा रहा है कि दिल्ली से ही अब महाराष्ट्र की दिशा और दशा तय होगी, सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन ही लागू रहेगा महाराष्ट्र में। ये इन बैठकों के बाद ही नतीजों के रूप में सामने आएगा। रंजीता, आखिरी सवाल, कौन कौन से अहम चेहरे, अहम लीडर नजर आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें, और खासतौर से कांग्रेस की अगर हम बात करें इस मीटिंग में? हिना, देखिए, महाराष्ट्र के प्रभारी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, इसके अलावा भी जो प्रदेश के विधायक हैं, जो लंबे समय तक विधायक रहे हैं, वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी तरह से एनसीपी की तरफ से भी पहले कहा जा रहा था कि शरद पवार इस बैठक में नहीं होंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें शरद पवार भी इस बैठक में है, उनकी बेटी सुप्रिया सुले इस बैठक में मौजूद है और शिवसेना और एनसीपी की तरफ से कई और बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। जो मसौदा तैयार किया गया है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, उस पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी इस बैठक में है, हालांकि उनका नाम पहले नहीं आ रहा था, लेकिन जयराम रमेश को भी तस्वीरों में देखा जा सकता है, वो भी इस बैठक में शामिल है। तो माना जाए हिना कि इस बैठक के बाद एक
एक आम सहमति कांग्रेस और शिवसेना के एनसीपी के बीच बनती नजर आएगी और उसके बाद ये जो पूरा खाका है ये शिवसेना के साथ रंजीता क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप आज शाम तक या फिर देर रात तक कुछ तस्वीर जो है वो सामने आएगी, कुछ निकल कर सामने आएगा हुकूमत के ताल्लुक से? हिना देखिए, उम्मीद ही की जा सकती है क्योंकि कैमरे के सामने या मीडिया में खुलकर किसी भी पार्टी के नेता ने अब तक कोई भी ऑथेंटिक बयान हम कह सकते हैं सरकार बनाने को लेकर नहीं दिया है। लेकिन जो अंदर खाने या सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि पार्टियां आपस में बातचीत कर रही हैं और आज से कल तक में ये फैसला तीनों ही पार्टियां ले लेगी कि किस तरह से सरकार का स्वरूप होगा और कब तक सरकार महाराष्ट्र में बनाने की कवायद शुरू होगी तीनों ही पार्टियों की तरफ से। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो ये थी हमारे साथी रंजीता जो कि बता रही थी कि अहम मीटिंग जो है वो जारी है और शाम तक उम्मीद की जा सकती है कि शायद महाराष्ट्र की सियासत की जो पिक्चर है वो थोड़ी साफ हो जाए। उधर जराए के हवाले से ये भी खबर है कि शिवसेना के कुछ एमएलएज कांग्रेस एनसीपी से इत्तेहाद को लेकर मायूस है और इस मसले को लेकर 17 एमएलएज ने सेना चीफ उद्धव ठाकरे से मुलाकात का वक्त भी मांगा है, लेकिन अभी तक उन एमएलएज को सेना चीफ की जानिब से मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया गया। लेकिन शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने इस खबर को ही मुस्तरद कर दिया है। ये किसी ने खबर फैलाई है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह झूठ और गलत है और लोगों को गुमराह करने वाली ये खबर है। मैं अभी उद्धव ठाकरे साहब से मिलकर यहाँ आया हूँ और शुरुआत में ही शिवसेना के सभी विधायक जो है उन्होंने पूरे अधिकार जो है सरकार बनाने के हो, पॉलिसी डिसीजन हो, जो भी निर्णय लेना है इसके पूरे अधिकार शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब को दिए हुए हैं और जो भी निर्णय लेंगे उद्धव ठाकरे साहब लेंगे, ये पूरा विश्वास हमें है और सभी लोगों को है। उधर जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के जिम्मेदार चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ मिलकर जल्द अज जल्द हुकूमत साजी का काम अंजाम दे। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा की कानूनी इमदाद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी से इस ताल्लुक से खास बातचीत की। आप क्या समझते हैं कि क्या महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ जो है वो मिलके हुकूमत बना सकती है या नहीं? आप इसकी हिमायत में हैं या जमीयत के इस पर स्टैंड क्या है? देखिए, जहाँ तक जमीयत उलमा का ताल्लुक़ है वो एक गैर सियासी जमात है। जमीयत उलमा ना इस बात का ऐलान करती कि फ़लाँ पार्टी को वोट दो, ना जमीयत ये कहने वाली कि फ़लाँ पार्टी की हुकूमत बनाई जाए, फ़लाँ पार्टी के साथ बनाया जाए। आपने ख़ुद कह दिया कि वो जो ख़त मौलाना की तरफ से छाया हुआ था वो जाली है और वाक़तन वो जाली है। आजकल आपके यहाँ कंप्यूटर वगैरह में जो चाहिए आप बना लीजिए, जिस तरीके से बना लीजिए, चाहे ज़ेरोक्स मशीन रंगीन आती है आप रंगीन वो निकलवा लीजिए। तो ख़ुद मौलाना ने ये बयान दिया था कि वो मैंने कोई ख़त नहीं लिखा और ना मैं कभी लिखता हूँ, इस किस्म की सियासत में मैं नहीं पढ़ता। जमीयत उलमा एक मजहबी जमात है। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, एक फ़िक़ही उसूल है जिसमें यह कहा गया कि अगर दो मुसीबतों में से किसी एक मुसीबत को चुनना हो तो आप उस मुसीबत को चुनिए जिसमें कम तकलीफ़ हो रही हो। अब इस फ़िक़ही उसूल को हम सामने रखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी और शिवसेना इसमें से कौन सी जमात ऐसी है जो मुसलमानों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह। अब इस नुक्ते निगाह से हम देखेंगे तो बीजेपी जो है वो मुल्क गिर पार्टी है और वो जब से हुकूमत में आई है मुसलमानों के जो इस्लामी शायर हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। कहीं वो 3 तलाक़ में मुदाखलत कर रही है, कहीं किसी तरीके से मुसलमानों के लिए वो कह रही है कि यहाँ हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा जो घुसपैठी हैं, फलाना ढिमाका है। जबकि शिवसेना का जो मामला है वो एक रियासत गिर पार्टी है और वो ये नहीं कहती कि हम उनको निकाल देंगे, वो सिर्फ ये कहती है कि मराठों को जो है वो मुलाजिमत दो, मुसलमानों के मुकाबले मराठों को मुलाजिमत दो। तो इसमें मालूम ये होता है कि शिवसेना जो है वो कम ख़तरनाक है बीजेपी से। तो फ़िक़ही उसूल के मुताबिक हमको शिवसेना को कबूल करना चाहिए
तो क्या ये काम जो है मौलाना अरशद मदनी नहीं कर सकते? सोनिया गांधी पे दबाव बनाने की जो बात कर रहे हैं आप, तो मौलाना के हाथ से नहीं होना चाहिए काम? नहीं, देखिए, मौलाना के मजहबी रहनुमा हैं और इस किस्म की सियासत में मौलाना अपने आप को आलूदा नहीं करना चाहते और हम भी नहीं चाहते कि मौलाना इस किस्म की बात करें। और मैं फिर कहता हूं कि मेरी अपनी ख्वाहिश तो यही है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर हुकूमत करें ताकि महाराष्ट्र के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी फराहम हो सके। महाराष्ट्र का किसान परेशान है, उसकी परेशानी दूर हो सके। गुलजार आज़मी का ये कहना है कि फ़िक़ही उसूल के मुताबिक जो ज़्यादा ख़तरनाक है उसको छोड़कर जो है वो कम ख़तरनाक चीज़ को अपनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन संतोष दिसले के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। एक तरफ जहां रियासत में हुकूमत साजी को लेकर रस्साकशी जारी है, दूसरी तरफ जमगोइयां भी शुरू हो चुकी हैं कि अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर हुकूमत बनाती है तो किस पार्टी को कौन सी वजारत दी जाएगी। और ऐसे में विदर्भ की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और मुस्लिम सियासी रहनुमाओं की जानिब से एवत महल से कानून साज असम्बली के रुकन डॉक्टर वजाहत मिर्जा को वजारत देने का मुतालबा किया जा रहा है। डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने कांग्रेस से 2018 में कानून साज असम्बली इंतखाबात में जीत हासिल की थी। साथ ही रियासत में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, इस मुतालबे को लेकर हमेशा से असम्बली में वो आवाज़ भी उठाते रहे हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, इसमें ऐसी मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए हमारी भी एक सोच है, एक डिमांड है कि आने वाली जो सरकार है इसमें ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी से एकमात्र एक ऐसा चेहरा है जो विदर्भ में आमदार है, एमएलसी है, डॉक्टर वजाहत जी मिर्ज़ा साहब, इनके साथ में इंसाफ करना चाहिए, उनको मंत्री पद देना चाहिए। लोकसभा में आज शिवसेना एमपी अरविंद सावंत ने झुग्गी झोपड़ियों की गरीबों का मुद्दा उठाया और कहा कि मुंबई के कुलाबा में नवीनगर से लगकर महाडा ने 7 मंजिला बिल्डिंग बनाई, इस पर नेवी ने एतराज़ जताया है, जबकि रोड की दूसरी जानिब 40 मंजिला बिल्डिंग बनी है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को गरीबों के हक में अमलाने के लिए इस तरह की कानूनी पेचीदगियों को दूर करने का मरकजी सरकार से अपील की। मुंबई के कुलाबा में नेवी नगर है, नेवी की कॉलोनी, उसके तट को लगकर झुग्गी झोपड़ियां है। कब परेड में झुग्गी झोपड़ियां है। माडा ने एक बिल्डिंग बनाई जो 7 मंजिलें बनाई, उसके 4 मंजिल तक दी, 3 मंजिलें आज तक खाली रखी हुई है क्योंकि नेवी ने ऑब्जेक्शन लिया। अच्छा, रास्ते की इस पार जाओ तो 40 माले की बिल्डिंग है, 7 माले की बिल्डिंग को बना कर रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना लेकर आए हैं। अब वो झुग्गी झोपड़ियों के लिए अगर घर बनाना है तो वहां बना नहीं सकते क्योंकि नेवी परमिशन नहीं देती है। इसलिए इस विषय को लेकर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे ना कच्चे, उनके लिए भी घर बन सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे पूछता हूं कि इस विषय पर आप कितने समय में इसका निर्णय लेंगे। औरंगाबाद से एमआईएम के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज लोकसभा में औरंगाबाद से शिरडी जाने वाली रोड का मसला उठाया और कहा कि श्रद्धालुओं को 100 किलोमीटर रोड पर सफ़र का मसला है क्योंकि रोड काफ़ी खस्ता हाल है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि इस सड़क को सुपर एक्सप्रेस सड़क बनाया जाए ताकि अकीदतमंदों को सहूलत हो और सरकार के लिए वो दुआएं भी करेंगे। जो श्रद्धालु आते हैं वो औरंगाबाद में उतरते हैं और औरंगाबाद से शिरडी की तरफ जाते हैं। महज 100 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय इतना खराब रास्ता है वो कि एक 100 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। हमने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से ये गुहार लगाई है, एक अपील की है कि अगर औरंगाबाद और शिरडी को जोड़ने के लिए अगर एक सुपर एक्सप्रेसवे बनाया जाए तो यकीनन बहुत सारे श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिलेगा और जो सफर 3 घंटे के अंदर कटता है वो 1-1.25 घंटे के अंदर वो वहां पर पहुंच सकते हैं। और यकीनन वो जाते हैं तो दुआ मांगने के लिए जाते हैं। हमारी ये उम्मीद रहेगी कि अगर वो वहां पर दुआ मांगे, अगर आपने इजाजत दे दे वो सुपर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, तो यकीनन ये सरकार के लिए और आपके लिए भी वो दुआएं करेंगे। बहुत बहुत। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी का मानना है कि सऊदी अरब में हिंदुस्तानी आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली कुछ सहूलियात को इख्तियारी कर दिया जाए। अदाई कूपन की तरह मेट्रो ट्रेन, सामान और दीगर चीज़ों को आज़मीन की चॉइस पर छोड़ दिया जाए। इस अमल से हज के अखराजात में कमी वाक़ हो सकती है और इसका सीधा फ़ायदा आज़मीन को मिल सकता है।
जो बात की है कि मतलब हज को सस्ता करना चाहिए, कौन सी वजूहात है जिसकी बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा एडिशनल चार्ज है जो हाजियों पर अजाफी बोझ बन के छाया हुआ है? जब से माननीय मोदी जी की हुकूमत आई है, सबसे ज़्यादा काम हज पे हो रहा है। मैं इसका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूँगा मोहतरम नकवी साहब का। जैसे अभी वहाँ पर इजाफी खिदमात में एग्रीमेंट का जो खर्चा है वो कम हो जाए। उसमें सऊदी अरब में क़याम के दौरान खर्चा लिया जाता है, जो सामान दिए जाते हैं, उसमें बेडशीट दिया जाता है। मैंने पता किया हज कमेटी के लोगों से, उसमें बकेट दिया जाता है, मग दिया जाता है। ये अगर हम हाजियों पे छोड़ दें 1867 रुपये लिया जाता है, तो वो घर से ले जा सकते हैं। मतलब ऑप्शनल होना चाहिए, अगर हाजी चाहें तो उसको ले, ना चाहे तो ना ले। जैसे अभी मेट्रो ट्रेन का किराया कंपल्सरी कर दिया है, 9,333 रुपया है। बहुत सारे हमारे हाजी जो हैं वो मेट्रो में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग तो नौजवान ऐसे होते हैं जो 3-4 घंटा इंतज़ार के बजाय पैदल पहुंच जाना चाहते हैं, तो वो अगर हम कम कर लें तो एक बड़ा रकम बच सकता है। उसमें मीना टेंट में एक्स्ट्रा बेड के नाम पर 3,333 रुपये लिए गए। ये भी विवाफ होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। इसमें अगर देखेंगे आप तो जो हाजी जाता है हज पर, उससे 2100 रियाल कंपल्सरी जमा कराया जाता है, फिर उसको वापस किया जाता है। लेकिन बहुत सारे हाजियों से मैं मुलाकात किया हूँ, मैं मिला हूँ, मैं इनके इस्तकबालिया प्रोग्राम में गया हूँ। उनका सुझाव था, ये शिकायत नहीं थी, सुझाव था कि भाई हमारे 21 रियाल तो खर्चे नहीं हुए, लेकिन मुझे इस 21 रियाल को जमा कराने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ा। अगर ये हम पे छोड़ दिया जाए, 21 रियाल जमा करके उनको वापस किया जाता है, अगर उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप जितना चाहें ले जाएँ, तो आदमी 500 रियाल में भी अपना खर्चा कर सकता है। उसको 1500 रियाल की जो बर्डन आती है वो नहीं आएगी। अल्लाह, मुझे यकीन है इंशाल्लाह इस पर नकवी साहब ज़रूर गौर करेंगे और बहुत ज़्यादा उन्होंने सुधार किया। अभी तक हज को बहुत आसान बनाया है, बहुत लोगों के पास पहुंचने में उन्होंने जो है सहूलियतें दी हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगर हम इस पर किए काम, तो लगभग 40 से 45 हज़ार रुपया जो है इस जो खर्च हुए 2019 में, इसमें भी कहीं ना कहीं ऑप्शनल किया जा सकता है। मैं पूरी तरह से व्याप्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये हाजियों पे छोड़ा जा सकता है कि आप खर्च करना चाहें तो करें, नहीं तो ना करें। 5 दिसंबर जो है वो फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है और जमाल सिद्दीकी जो कि महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं, इनका ये कहना है कि अगर बहुत सी चीज़ों को ऑप्शनल किया जाए तो हज के अखराजात में जो है वो 40,000 तक की कमी जो है वाक़ई हो सकती है और इससे जो है वो हाजी को राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। डेंगू वबा की गूंज औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में भी गूंजी। मीटिंग में वबाई अमराज के खात्मे के लिए कई अहम फैसले किए गए। दूसरी जानिब तिब्बी मैदान में सरगर्म फलाही तंजीमों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू से मुताल्लिक मुफ्त तिब्बी कैंप भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसके अलावा वबाई अमराज को लेकर सियासत भी गरमा गई है। एक रिपोर्ट। पिछले 3 महीनों से औरंगाबाद शहर वबाई अमराज की चपेट में है। अब तक डेंगू से 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। बढ़ती अमवात और मुतासरीन की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफे का नोटिस कारपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में भी लिया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर नेपियन वनाग छुट्टियां मनाने शहर से बाहर हैं। ऐसे में कमिश्नर की कुर्सी को खाली पाकर बीजेपी कारपोरेटर्स ने कमिश्नर की कुर्सी को हार पहनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। औरंगाबाद शहर का एक दौरा करूं, कहां पर क्या कंडीशन है, कभी ये कैबिन से बाहर नहीं निकले होंगे मैडम। मेरा ये बोलना है कि अगर हम लोगों की अगर सेहतों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो क्या बाहर की महानगर पालिका से रखेगी। आज महानगर पालिका आयुक्त जो है तो डेंगू की डर से औरंगाबाद में नहीं आ रहे, उनको मालूम है यहाँ कचरे का ढिगाड़ है, यहाँ डेंगू, इसीलिए आयुक्त साहब औरंगाबाद में छुट्टी लेकर दिल्ली में यहाँ पर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो कमिश्नर साहब इसके जिम्मेदार है। कमिश्नर साहब आज इतनी अर्जेंट मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारियां शहर में फैलेगी है और इस कमिश्नर को कोई लेना नहीं है। जनरल बॉडी मीटिंग में शहर के 115 वार्डों को डेंगू से निजात दिलाने एक्शन प्लान तैयार किया गया है। 5 दिन में एक मरतबा पानी की फराहमी को यकीनी बनाने और डेंगू से हलाक होने वालों के वर्षा को इमदाद के लिए हुकूमत को प्रपोजल रवाना करने का फैसला किया गया।
ग्लोबल फाउंडेशन और दीगर तंजीमों के इश्तिराक से शहर के 3 मकामात पर कैंप रखे गए, जिनसे सैकड़ों अफराद ने इस्तिफादा किया। डेंगू मलेरिया पर काबू पाने में नाकामी की वजूहात एमआईएम लीडर ने कुछ यूँ बयान की। कारपोरेशन इस हद तक करप्शन में मुलविस है कि अगर जो दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है तो ना मच्छर मरता है और ना कोई उसकी वजह से कोई असर होता है। तो ये सारी बातों को लेके अगली जीबी के अंदर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, जिस तरह हमेशा उठाए। जहाँ कारपोरेशन में कमिश्नर नहीं है डिसीजन लेने के लिए, पैसा नहीं है वहाँ पे कुछ दवाएं खरीदने के लिए, तो ऐसे एनजीओज़ को आगे आना पड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे एनजीओज़ को और उनका वेलकम करता हूँ। ये ज़बरदस्त एक कैंप चल रहा है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई मुफ्त दवाएं और बहुत सारे इलाज जो सिटी मार्केट में महंगे होते हैं, बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर यहाँ पे हो रहे हैं। शहर में फैले वबाई अमराज के ताल्लुक से सरकारी हुक्काम कितने संजीदा है, इसका अंदाजा म्युनिसिपल कमिश्नर की अदम मौजूदगी से लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ कारपोरेशन की मीटिंग में हंगामी फैसले तो हुए, लेकिन वो मौसर उसी वक्त हो सकते हैं जब इन पर संजीदगी से अमलावरी हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से जरूरुद्दीन की रिपोर्ट। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मैसूर के रुकने असेंबली तनवीर सेठ पर कातिलाना हमले का मामला, शक की सुई पीएफआई और एसडीपीआई पर रियासत के वजीर दाखिला बिस्वराज बोमई का बयान। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की तौसीक के खिलाफ एहतजाज, मरकजी और रियासती हुकूमत की पॉलिसी की गई मुखालिफत। और बेंगलुरु में टीपू सुल्तान, मौलाना आजाद और अल्लामा इकबाल की याद में मुनक्किद हुआ इजलास, उलमाए कराम से मिल्लत को इख्तिलाफात से बचाने की गई अपील। तनवीर सेठ पर हुए कातिलाना हमले की जांच में एक अहम इंकशाफ हुआ। इस पूरे मामले में शक की सुई पीएफआई और एसडीपीआई की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। मैसूर में जेर इलाज कांग्रेस के एमएलए तनवीर सेठ की रियासत के वज़ीर दाखिला बिस्वराज बोमई ने इयादत की। अस्पताल से बाहर आने के बाद वज़ीर दाखिला ने कहा कि तनवीर सेठ की सेहत में काफ़ी सुधार हो रहा है। इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। वज़ीर दाखिला ने जांच पर कुछ इशारे भी दिए और कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वाज़ेह है कि शादी की एक तकरीब में तनवीर सेठ पर जानलेवा हमला किया गया था। हमलावर फरहान पाशा अब पुलिस की तहवील में है। ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೈಪೋಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ। कर्नाटक के घने जंगलात में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तौसीक के खिलाफ बेंगलुरु में एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर के टाउन हॉल के रूबरू हुए एहतजाज में मरकजी और रियासती हुकूमत की पॉलिसीज़ की मुखालफत की गई। एहतजाजियों ने इस मौके पर कहा कि रियासत के शुमाली कैनरा जिले में दुनिया की एक बड़ी घाट मौजूद है। वेस्टर्न घाट से मशहूर इन घने जंगलात से जुनूबी हिंद की कई नदियां जन्म लेती हैं। हुकूमत यहाँ कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की तौसीह और दीगर मंसूबे नाफिज करने जा रही है। एहतजाजियों ने कहा कि इससे माहौलियात को सख्त नुकसान पहुंचेगा, नदियां सूख जाएंगी। समाज में बुराइयां आम होती जा रही हैं। सियासतदान हैं कि अपने फायदे के लिए नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। माशरे की इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि पैगम्बर इस्लाम की तालीमात को आम किया जाए। बेंगलुरु में जमाते महदूआ के तहत मुनक़िदा जलसे मिलादुन्नबी में मौलाना सैयद आबिद खुंदमेरी ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। गुलबर्गा एयरपोर्ट की इफ्ताही तकरीब में किसी भी मरकजी वजीर की अदम शिरकत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या मरकजी हुकूमत को हैदराबाद कर्नाटक से कोई लगाव नहीं है? अगर है तो फिर मरकजी काबीना का कोई भी रुकन इसमें शिरकत क्यों नहीं कर रहा?
22 नवंबर को गुलबर्गा एयरपोर्ट का इफ्तिताह होने वाला है। सरकारी दावतनामे भी तकसीम किए जा रहे हैं और दावतनामों का अगर जायजा लिया जाए तो इसमें किसी भी मरकजी वजीर का नाम तक दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया की 3 अजीम शख्सियात की याद में बेंगलुरु में खास इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास के जरिए उलमाए कराम से अपील की गई कि वो मिल्लत को इख्तिलाफात से बचाएं, मुसलमानों को हर मैदान में बेदार करें। तो आप देखिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की एक खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। माह नवंबर में पैदा होने वाली 3 अजीम शख्सियात, मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान, मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की याद में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मुंतखब समाजी कारकुनों, इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तहनीत पेश की गई। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि उलमाए किराम में नाइत्तेफाकी की वजह से मिल्लत को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मुल्क का कौमी तराना बन न सका। उसकी एक वजह चंद उलमाए किराम ने शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के खिलाफ फतवे जारी किए। अगर हम नाइत्तेफाकी की वजह से, वरना नाइत्तेफाकी हमारे अंदर ना होती, आपको जनगण मना नहीं होता था, सारे जहां से अच्छा पूरे हिंदुस्तान का कौमी गीत होता। खुतूत लिखे, इस शायर मशरिक़ के खिलाफ तुमने फतवे जारी किए। यही लोग जो आज मेंबर पर बैठकर इंसाफ नहीं करते, आज जो दिन हमको देखने पड़ रहे हैं, ये तुम्हारे खुतबों का नतीजा है, तुम्हारे फतवों का नतीजा है। उलमा अगरचे मुख्तलिफ अकायद के हैं, अकायद अपने अपने पास अपने हद तक रखें, लेकिन कौम का मसला, इंसानियत का मसला, मुल्क का मसला हो तो एक शाना बशाना होकर चलें। इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने उलमाए दीन से अपील की कि वो मिल्लत को हर मैदान में बेदार करें, मस्जिदों को सिर्फ नमाज की हद तक महदूद न रखें। मैं चाहूँगा कि हम बहुत मायूसी हुई, एक तो बड़े सुप्रीम कोर्ट से हमें मायूसी हुई, उसके साथ साथ हमारे अकाबिरीन से, खासकर उलमाओं से मैं गुजारिश करूँगा, हम लोग दीन का हिस्सा हैं, मुसलमानों के पिल्लर हैं, आप लोगों को चाहिए कि सामने आएँ, हम लोगों को जगाएँ, हर मुसलमान को जगाएँ, तालीमी मैदान में जगाएँ, सियासी मैदान में जगाएँ। हम इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची